Hello and welcome students to the North Pole. So here is this mock we are going to solve uh, and see the approach कि mock solve करते टाइम किस तरह की approach रखनी चाहिए और mock से ऐसा नहीं है कि questions नहीं आते हैं, questions आते हैं। Actually होता ये है, एक क्वेश्चन को आप केवल उसका आंसर खोजने की कोशिश मत करो कि मतलब एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन आएगा ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो उन चारों ऑप्शन से ही मिलजुल कर आ सकता है ना। तो आपको केवल एक ही ऑप्शन सही ऑप्शन पता लगाना ही मेन टास्क नहीं होता है। मेन टास्क ये भी होता है कि आपको कैसे मतलब कि चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो सही है वो तो सही है और बाकी गलत क्यों है इसका पता भी रहना चाहिए कि क्यों गलत है। मतलब क्या ऑप्शन, अगर जो गलत वाले ऑप्शन है वो कब सही रहते हैं, अगर क्वेश्चन क्या रहता कि वो ऑप्शन सही रहते, तो आपको एनालिसिस आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ एक मॉक मैंने लिया है और हम लोग एक को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब क्या होता है? राइट टू डिस्कनेक्ट ये है कि आप ऑफिस आवर्स के बाद, अपने ऑफिस आवर्स के बाद बाध्य नहीं होते हो टू रिप्लाई टू योर कंपनी। ठीक है, so that you can spend quality time with your family and yourself. You can disconnect with the office and office things. Okay, so ये पहले भी आ चुका है। जैसे फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कब? 2017 में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है रिसेंटली। देखो, रिसेंटली, तो रिसेंटली की जब बात आती है तो अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कब किया है? 2024-25 में। ठीक है, तो रिसेंट वाले में यही आंसर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि राइट टू डिस्कनेक्ट कर चुकी हैं, एज अ ऑफिशियल लॉ ला चुकी हैं अपने कंट्री में। जैसे एक पोर्तुगल 2021 में, एंड इटली और स्पेन, इटली एंड स्पेन, ये भी 2021 में। ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो राइट टू डिस्कनेक्ट नियम ला चुकी हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड, विच ऑफ द कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइव आईज इंटेलिजेंस एजेंसी? फाइव आईज इंटेलिजेंस। अब फाइव आई इंटेलिजेंस क्या है? फाइव आई इंटेलिजेंस जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आईबी इंटरनल इंटेलिजेंस और रॉ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होती है, वैसे एक फाइव आईज इंटेलिजेंस है। ये 5 कंट्रीज की है। 5 कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस रिलेटेड डेटा गैदर करेंगे और आपस में उसको एक्सचेंज करेंगे। और इन 5 कंट्रीज में कौन कौन सी हैं? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके। ये 5 कंट्रीज हैं। ये आपस में इंटेलिजेंस डेटा जो है एक्सचेंज करेंगी। ये फाइव आइज अलायंस है। ठीक है, अब इनकी अपनी अलग अलग भी एजेंसी हैं। जैसे यूएसए की आपको मालूम है CIA है, यूके की MI6 है। ठीक है, तो इनकी अलग अलग भी है और बाकी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो क्योंकि इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि इतनी अच्छी एजेंसीज नहीं है कि वो पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो ध्यान रखें। जैसे अपनी एजेंसी बहुत अच्छी है, CIA बहुत अच्छी है, MI6 बहुत अच्छी है, ठीक है। आप एक फेमस है इसराइल की मोसाद, ये भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन आपकी जो न्यूजीलैंड की है, चाहे कनाडा की है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की है, ये इतनी फेमस नहीं है और ना ही इतनी आप कह सकते हो कि इनके अंदर इतना कॉम्पिटेंस है कि वो मतलब अच्छा उतना परफॉर्म कर सके। तो ये US और UK की हेल्प लेते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में, और अपने यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज से कहते हैं कि उनसे मतलब होता है ना कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते रहें, ताकि सबका सबका मतलब वही एक तरह से सबका साथ सबका विकास होता रहे, ठीक है। तो ये फाइव आइज इंटेलिजेंस के बारे में हमने देखा। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैम। तो आपको पता है नैम में दो तीन कंट्रीज थे। नाम कब बना था? 1961 में, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में। कब बना था? बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। आपको ये मालूम होना चाहिए। दो तीन लोग थे, जैसे इसमें एक घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट और इंडिया। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये आता है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स। अच्छा, इन सबके उस समय प्रधानमंत्री कौन कौन थे आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया के सुकर्णो, इजिप्ट के अब्दुल नासिर, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और घाना के जो थे उस समय वो ख्वाने ख्वान नक्रुमा, ये थे। तो ये लोग चार लोग मिलके फाउंडिंग मेंबर्स थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, ठीक है। तो आपको इसमें देख सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर में ये घाना इन्होंने दिया हुआ है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। बाकी सही आंसर नहीं है। और बाकी आपको ये मालूम है कि चार कौन कौन से कंट्रीज मिलके नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इन्होंने बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोला है कि सही नहीं है। आपको हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं लिबरलिज्म और रियलिज्म का। लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। जो लिबरलिज्म होता है ये लेस फोकस ऑन मिलिट्री होता है, लेस फोकस ऑन मिलिट्री, मोर फोकस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। इन द सेम मैनर रियलिज्म, रियलिज्म क्या होता है? मोर फोकस ऑन मिलिट्री, लेस फोकस ऑन economic ties with other countries। रियलिज्म कंट्री, रियलिस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं आज की डेट में? से बेलारूस, ठीक है, टर्की, रशिया। लिबरल स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। तो ये लिबरल है। तो आपको इसमें पता है, इसमें लिखा है रियलिज्म टेक्स अ नेगेटिव व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, लिबरलिज्म गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मिलिट्री पावर। तो लिबरलिज्म गिव्स मोर इंपॉर्टेंट टू मिलिट्री पावर नहीं, लेस फोकस ऑन मिलिट्रिलिज्म। तो नॉट करेक्ट में बी जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। Which of the following is not a primary attribute of state? Which of the following is
नॉट अ प्राइमरी एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। ठीक है। तो यहां पर आपको मालूम है कि स्टेट चार चीजों से मिलकर बनता है। स्टेट किससे बनता है? चार चीजों से। एक, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी, उसके बाद टेरिटरी और गवर्नमेंट। ठीक है। जहां भी ये चार चीज होती है वो डिफाइन होता है एक स्टेट में। ठीक है। आप इसमें तीन चीज देख सकते हो, लेकिन चौथा, कैपेसिटी टू कंडक्ट, कैपेसिटी टू कंडक्ट रिलेशन विद अदर स्टेट्स, ये कोई डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है स्टेट का। ठीक है। ओके। विच वॉज कोड नेम ऑफ 1998 पोखरण टू न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है। आपको मालूम है पोखरण वन न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इसी तरह ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था पोखरण टू। पोखरण टू जो हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम हुआ था और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। अब इसमें दो ऑपरेशन और दिए हुए हैं, देवी शक्ति और ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है। तो ये दो अलग अलग ऑपरेशन हैं। आपको बता देते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, ये ऑपरेशन आपका, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, देवी शक्ति ये है अफगानिस्तान के साथ जब तालिबान रेजिमेंट आ गई थी तो वहाँ से इंडियंस को बाहर निकालने का, इंडियंस को बाहर निकालने का, वापस इंडिया लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो देवी शक्ति है। ऑपरेशन पराक्रम 2001 का एक ऑपरेशन है जिसमें आप ये कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर 2001 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में। यहाँ नीचे देखो, पार्लियामेंट अटैक हुआ था। इसके बाद हैवी फोर्सेस हैवी फोर्सेस वर डिप्लॉयड ऑन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है। ये दैट इज दिस पराक्रम है ना, ये ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे ये चारों। तो इसमें आपका ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन है सेवेंथ, व्हेन डिड एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है ट्रीटी, केम इन टू बीइंग। ये कब आया था? ये आया था 1970 में। इन्होंने बोला था कि भाई 1970 तक जिस कंट्री ने ये आफ्टर इवन 1974 में इंडिया ने कंडक्ट किया था अपना न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1970 में। अब इसमें क्या था 1970 में? दो चीज़ है, इसको
साइन करने के लिए तो 1968 में ही ला दिया गया था, बट ये फोर्स में 1970 में आया था। और बोला गया था कि 1970 से पहले जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, ठीक है, जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है वो ही न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की कंट्रीज जो हैं वो डिसआर्मामेंट करेंगे। क्या करेंगे? डिसआर्मामेंट, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन होगा, ठीक है। तो हालांकि इंडिया बाद में वो भी नहीं करता है, तो इसीलिए हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में आ नहीं पाए, ये अलग मैटर है। लेकिन कुल मिला के 1970 में ये आया था, ठीक है। और इसका सोल पर्पस यही था कि इंडिया एक तरह से न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप करे, है ना। इंडिया न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर पाए, और या तो डेवलप किया है तो उसको ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एर्थ वाला देख लेते हैं, अरब स्प्रिंग। अब ये अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग कह सकते हो एक सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स ऑन गवर्नमेंट या मिलिट्री गवर्नमेंट बाय द पीपल because they were simply dissatisfied. Why? अभी डिससेटिस्फाइड बहुत से रीजन से थे। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, करप्शन बहुत है। तो ये मिडिल ईस्ट में सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स था, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में, ठीक है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ था टूनीशिया से, और बाकी हुआ हर जगह, इजिप्ट में भी हुआ, सीरिया में भी हुआ, लीबिया में, लेकिन स्टार्ट टूनीशिया से हुआ था। डी, टूनीशिया, ठीक है। तो ये याद रखने, ये फैक्ट है, फैक्ट याद रखने वाली चीज़ है ये। अब हम लोग ये देखते हैं कि हेडक्वार्टर, ये बोला है ना हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक। तो हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक आपको मालूम है ये ढाका में है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक कहाँ है? ढाका में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, ओके। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का, ठीक है। तो इससे जो है, और अपना थाईलैंड में और न्यू दिल्ली में ऐसा कोई हेडक्वार्टर बेस्ड नहीं है। तो मेनली यही था, तो इसका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा कि ये बिम्स्टेक कब स्टार्ट हुआ, सार्क कब स्टार्ट हुआ। सार्क आई थिंक 1987 का है। इसमें आप मेंबर्स देख लीजिएगा, सार्क के कौन कौन से मेंबर्स हैं। सार्क में है आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, ओके। और बिम्स्टेक में कौन कौन से हैं? बिम्स्टेक की जैसे जो बिम्स्टेक का ही फुल फॉर्म है, उसमें ही कुछ ना कुछ कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं बिम्स्टेक स्टार्ट कब हुआ। ये आई थिंक 2009, बिम्स्टेक जो था ये अराउंड 1997 से 1998 के बीच का है।
ठीक है। अब इसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया जैसे सार्क वॉज मोर अबाउट नेबर्स, सार्क और इंडियन नेबर्स, ये इंडियन नेबर हैं, लेकिन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के भी कंट्रीज हैं इसमें, साउथ ईस्ट एशिया जैसे म्यांमार, थाईलैंड, ये ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए। और बाकी साउथ एशियन आपको मालूम है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है और श्रीलंका है। ठीक है। तो कल कोई क्वेश्चन आ सकता है, चार कंट्रीज दे देगा आपको, बोलेगा कि कौन से कंट्रीज ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है ना, नॉट कॉमन, नॉट कॉमन इन बिम्स्टेक एंड सार्क, एंड सार्क, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ये सारे इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी करना है अच्छे से। ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि जो सार्क है ना, इसका हेडक्वार्टर भले काठमांडू में हो, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ था ढाका में, है ना। पहली बार जब ये बना था तो ढाका में बना था 1985 के अराउंड। ठीक है। और सार्क में आपको पता है नेबर्स हैं इंडिया के, सारे जितने नेबर्स हैं। ठीक है। मालदीव्स भी है, मॉरिशस नहीं है। ठीक है। मॉरिशस नहीं है क्योंकि मॉरिशस में मैरी टाइम नेबर थोड़ा दूर भी पड़ता है, मालदीव्स तो बगल में है, मॉरिशस दूर है। ठीक है। ओके। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री, तो तुरंत भूटान आता है दिमाग में। भूटान, भूटान क्या है, एक कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक, मतलब इसके पास इतने पेड़ हैं, इतना फॉरेस्ट है और नो इंडस्ट्री, ये 1/3 आप कह सकते हो कि इंडिया का कार्बन भी सिंक कर लेता है। ठीक है। तो भूटान, अब भूटान के क्या है ना, जीडीपी पे नहीं चलता है, उनका अपना अलग है, जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, अलग ही पैरामीटर है इनका। तो कार्बन सिंक इनके है, और भूटान में इंडस्ट्रीज नहीं है, फॉरेस्ट बहुत है, तो इसका रीजन है कि ये कार्बन नेगेटिव है, मतलब कार्बन उत्सर्जित जितना कर रहा है उससे ज्यादा वो कार्बन को सोख रहा है ना, तो ये चीज है। हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं, द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइंड इन विच ईयर, तो ये एक अच्छा सवाल है, पंचशील एग्रीमेंट आपको पता होगा। पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था, गुड साइनो इंडियन रिलेशन या इंडो चाइनीज रिलेशन, आप ये कह सकते हो। ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था अराउंड आई गेस 1954। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। और ये 3-4 कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन है, और इक्वालिटी, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस कहाँ पर, ईच अदर्स इंटरनल पॉलिटिक्स या ईच अदर इंटरनल मैटर, है ना।
एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। हाँ, बस ये सारी चीज़ें रहेंगी तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस तो हो ही जाएगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये पंचशील एग्रीमेंट है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1954। डस्टलिक क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी उज्बेकिस्तान के साथ, इंडिया की है उज्बेकिस्तान के साथ। डस्टलिक, व्हाट इज डस्टलिक? इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज का, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट कौन सा? इंडिया और बांग्लादेश। इसमें क्या हुआ था? एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुए थे। क्या हुआ था? एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। इंडिया ने कुछ 104 इनक्लेव्स दिए थे और 52 इनक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को दिए थे। 104 इनक्लेव्स। तो अभी क्या है कि बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री दैट इंडिया हैज सेटल्ड इट्स लैंड बॉर्डर। इंडिया हैज सेटल्ड इट्स लैंड बॉर्डर, लैंड बॉर्डर। तो ओनली वन कंट्री इज बांग्लादेश, बाकी सबके साथ अभी डिस्प्यूट है, चाहे कोई भी और कंट्री हो, है ना। मतलब आप भूटान को छोड़ सकते हो, भूटान के साथ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट स्टिल नेपाल हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, जितने लैंड कंट्रीज हैं, है ना, जो नेबर्स हैं हमारे, है ना, तो सबके साथ डिस्प्यूट लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो म्यांमार है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट है सबके साथ, बट भूटान आई गेस और अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश ही ऐसा कंट्री है जिसके साथ अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम मैरी टाइम नेबर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि मैरी टाइम नेबर्स के साथ मामला क्लियर रहता है यूएन क्लॉज की वजह से, है ना, टेरिटोरियल वाटर्स और ये सारे चीज़ें दी रहती हैं, तो सबका उसमें नहीं दिक्कत होती है, लेकिन लैंड बॉर्डर में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो 100th अमेंडमेंट हमने देखा ना, इसमें 100th अमेंडमेंट जो था, इसमें हमने इंडिया और बांग्लादेश का हमने लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किया, है ना, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स किए, हो गया काम, है ना। अब देखो बाकी के अमेंडमेंट्स जो हैं इसको भी हमको मालूम होना चाहिए। 101 वाला अमेंडमेंट जीएसटी का था। 102 अमेंडमेंट में क्या था? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 103rd अमेंडमेंट में ईडब्ल्यूएस, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। 104th अमेंडमेंट में क्या हुआ था? ये जो 10% रिजर्वेशन होता है एससी एसटी, इनको कंटिन्यू किया गया था। कहाँ पर? लोकसभा में, है ना, कि वो आगे भी रहेगा। और एंग्लो इंडियंस को हटाया गया था। एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन रहता है ना, 2 एंग्लो इंडियंस रहेंगे और 1 एंग्लो इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और 2 लोकसभा में, इनको भी हटा दिया गया था कि एंग्लो इंडियन का कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है। तो ये थोड़ा इसको भी देख लो कि बाकी के अमेंडमेंट क्या कहते हैं। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का डेजिग्नेशन, एलडीसी का डेजिग्नेशन कौन देता है? तो ये यूएन देता है ना। यूएन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बारे में बताता है और फिर कहता है कि जैसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जैसे नाइजर है और ये केनिया वगैरह है, तो वहाँ पे वो डब्ल्यूएचओ अपनी दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करता है ताकि वहाँ पे लोग सही से रह सकें। ठीक है, तो ये यूएन देता है ये दर्जा लीस्ट डेवलप कंट्री का। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में मीडिएट किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार देखो कुछ नदियां हैं, आपको मालूम है क्या क्या? इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, इसमें से ये 3 जो है पाकिस्तान के यूज़ में आएंगी और ये 3 किसके यूज़ में आएंगी? इंडिया के।
इंडिया इसका फुली इस्तेमाल कर सकता है और इस पर क्या रन ऑफ प्रोजेक्ट बना सकता है। रन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। रन ऑफ प्रोजेक्ट, बहती गंगा में हाथ धोने का क्या मतलब है कि आप जैसे हमारा चेनाब पे पगलिहार डैम है, सलाल डैम है, तो और किशनगंगा डैम है झेलम पे, तो ये सब क्या है, ये पानी रोक नहीं रहे। हम पानी रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप वाटर फ्रॉम these three river, Indian, Jhelum and Chenab, but we can use it, है ना। अब पानी अगर आ रहा है, पानी चल रहा है, उस चलते हुए पानी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना लिए तो बना लिए, हमने पानी रोका थोड़ी है। अब पानी रुका नहीं है, पानी तो जा रहा है पूरा पाकिस्तान में, लेकिन क्या है, उस जाते हुए पानी का ही यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं और हमने किया भी है उसको, ठीक है। शिमला कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो शिमला कन्वेंशन जो है मैकमोहन लाइन से रिलेटेड है, बिल्कुल। शिमला कन्वेंशन कब हुआ था, ये आई गेस 1914 का है, एक बार चेक कर लेना आप। ये मैकमोहन लाइन था, ये 3 कंट्री थे इसमें। कंट्री क्या ही था, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत। अब तिब्बत उस समय ऑटोनॉमस हुआ करता था, मतलब चाइना का कब्जा नहीं था उस समय, ठीक है। लेकिन चाइना इस ट्रीटी को इसलिए नहीं मानता क्योंकि कहता है कि तिब्बत कभी ऑटोनॉमस था ही नहीं, ठीक है। तो शिमला कन्वेंशन ने आज के मैकमोहन लाइन को डिज़ाइन किया था, जो नॉर्थ ईस्ट और चाइना को अलग करता है अभी का। तो ये चाइना इसको नहीं मानता, चाइना मानता किसको है, जॉनसन लाइन को, उसकी खुद की बनाई हुई लाइन है, जो मतलब अब ये शिमला कन्वेंशन से पहले 1860s में ये लाइन हुआ करती थी जो भी, तो इसको ये मानते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट है, ठीक है। वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल, वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल ताइवान में कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ताइवान की गवर्नमेंट अपनी है, चाइना की गवर्नमेंट अपनी है, लेकिन चाइना इसको वन चाइना पॉलिसी के अंदर मनवाता है पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को कहता है कि मानो कि ताइवान चाइना का पार्ट है, तभी हम ट्रेड रिलेशन रखेंगे। क्या रखेंगे, ट्रेड रिलेशन। तो मानते हैं भाई, यूएस मानता है, इंडिया मानता है, वन चाइना पॉलिसी कहता है हाँ ताइवान चाइना का हिस्सा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, 19th समिट जैसे इन्होंने बोला है, ठीक है। अब क्या है इसमें कुछ अच्छा, वन चाइना पॉलिसी पे हम एक दो चीज़ बता सकते हैं आपको। वन चाइना पॉलिसी, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इसको नहीं मानती हैं, जैसे मैंने बताया ना, इंडिया है, यूएसए, ये सब मानते हैं क्योंकि चाइना से ट्रेड रिलेशन रखना है। अब कुछ कंट्रीज हैं जो नहीं मानती हैं, वो नहीं मानती हैं, उसमें से कौन है, जैसे एक है वेटिकन सिटी, ये पोप का शहर है ना, कहाँ पर, यूरोप में, इटली के पास का है, रोम के पास एकदम, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक अफ्रीका की इस्वाटिनी कंट्री है, ये नहीं मानती है। और फिर ये जैसे कुछ हॉन्डुरस या ग्वाटेमाला है, ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ये वन चाइना पॉलिसी नहीं मानती हैं। तो चाइना से ज़्यादा मतलब रखना नहीं है तो नहीं मानती हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आप मान के चलो कुल 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो नो वन चाइना पॉलिसी, है ना, वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, 19th समिट ऑफ नाम इसमें बोला है, तो ये थोड़ा पुराना सा पेपर है, तो इन्होंने 19th समिट की बात की है, हम लेटेस्ट देखेंगे, ठीक है। 19th समिट जो नाम का हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये युगांडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, युगांडा में। और करंट 2026 में अगर बोला जाए कि नॉन अलाइन मूवमेंट का कहाँ पर होगा, तो आप कह सकते हो ये
एक तो ये हमेशा होता है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटेंड नहीं करते, ये कभी फॉरेन मिनिस्टर या कभी डिफेंस मिनिस्टर अटेंड कर दिए, क्योंकि अब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया है। अब वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर है, और इंडिया खुद स्टैंड लेता है। हम गुट निरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि हम स्टैंड लेते हैं अब। ठीक है, किसके साथ हम लोग को खड़ा होना है। ठीक है। तो आप ये देख लेना कि नॉन अलाइन मूवमेंट 2026 वाला कहाँ होगा। अब हमको जहाँ तक मोस्टली लग रहा है कि इस बार ये उज़्बेकिस्तान में, ठीक है, हुआ है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो पुराना हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बॉर्डर लाइन दैट सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरन लाइन। ठीक है, ड्यूरन लाइन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, अब ये यही है इस समय। विच कंट्री हैज़ इनिशिएटेड ICJ अगेंस्ट कमिटिंग जेनोसाइड इन पैलेस्टीनियन इन गाजा स्ट्रिप, तो ये साउथ अफ्रीका है। ये याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल, अभी तक उसका फाइनली आया नहीं, कोई जेनोसाइड का प्रूफ तो ऐसे नहीं हुआ, बट एलिगेशन लगाया था साउथ अफ्रीका ने। क्या लगाया था? एलिगेशन लगाया था इसराइल पे। ठीक है, कि भाई साहब ये जेनोसाइड कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? पैलेस्टीनियन का, वेस्ट बैंक जो कि एक्चुअली ईस्ट में है इसराइल के, और गाजा स्ट्रिप। ठीक है, नाम वेस्ट बैंक है और है कहाँ पर? ये ईस्ट ऑफ इसराइल। ठीक है। अब ये क्या है? एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट 2024। ये जब 2024 में हुआ था तो ये अस्ताना में हुआ था। आपको अभी वाला देखना है ना, आपको अभी वाला देखना है कि अभी कहाँ हो रहा है। 2026 में एससीओ। ठीक है। अब देखो, एससीओ में दो चीज़ याद रखो, इनकी एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है और एक डिफेंस मीटिंग होती है। ये दोनों अलग अलग होती हैं, और अलग अलग कहाँ हो रही हैं ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। अगर वो एससीओ डिफेंस बोल दिया तो डिफेंस मीटिंग कहाँ हुई है वो बताना पड़ेगा। जैसे इस साल एससीओ की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है ये होगी बीजिंग में, और डिफेंस मीटिंग बिश्केक में। बिश्केक कहाँ है? ये राजधानी है कहाँ की? किर्गिस्तान की। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इससे राजधानी से याद आया ना कि आपको एग्जाम में पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज की कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि आपको अगर बता दें कि कजाकिस्तान, अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, तजिकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद, और उज़्बेकिस्तान ताशकंद। ठीक है, ताशकंद रोड भी है हमारे यहाँ दिल्ली में।
अभी होता क्या ताशकंद में, क्योंकि 1965 वॉर के बाद यहाँ पर पीस ट्रीटी साइन होने के लिए गई थी, इसमें लाल बहादुर शास्त्री को मतलब उनकी डेथ हो गई थी। कई लोग कहते हैं कि CIA ने मरवाया था उनको, पर ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। SCO को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट मेंबर कौन है? बेलारूस। ठीक है। और हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स को क्या बोला जाता है? तो इनको ये बोला जाता है। वैसे ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है कभी, मान लो आ गया हिबा कुशा। ठीक है। इंडिया आसियान समिट, अगला क्वेश्चन है इंडिया आसियान समिट। तो ये 2024 का बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो 2024 का बोला है, तो वो तो शायद लाओस में हुआ था, बट अभी का आप लोग देखो 2026 वाला ये कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये होगा आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वाड 2026-25 जो है वो इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि क्वाड 2026 कौन होस्ट करेगा, है ना, क्वाड 2026, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वाड 2026 जो है ये भी आपका इंडिया ही में है। ठीक है, इंडिया ही होस्ट कर रहा है ना। इसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर जाते हैं और ये न्यू दिल्ली में ही होगा। ठीक है। अब ये देखो सुवर्ण भूमि बोला है क्या, विच रीजन या कंट्री हैज बीन रेफर्ड एज सुवर्ण भूमि इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। ठीक है, तो हम साउथ ईस्ट एशिया को करते हैं। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्वर्ण भूमि किसको इंडिया ने किसको बोला है? साउथ ईस्ट एशिया। तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान में कहाँ से? तो गैल्गनेश ये है। तो तापी पाइपलाइन ये कहाँ कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये पाकिस्तान के कारण ये पाइपलाइन बन नहीं पा रही है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन। तो ये आ कहाँ से रही है? तो तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है, उसका नाम है गैल्काइनिश। ठीक है, गल्कनिश। यहाँ से ही नेचुरल गैस आएगी इंडिया में। प्लान था ऐसा, आ नहीं पा रही है, ये पाइपलाइन बन नहीं पा रहा है। ठीक है। अभी क्या है, फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी बीइंग बिल्ट बाय सऊदी अरेबिया। फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी, इसका नाम है नियोम सिटी। क्या नाम है? सऊदी की जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है दैट इज नियोम सिटी। अब इसमें देखो दो तीन जैसे बोला हुआ है। एक नुसंतारा। नुसंतारा क्या है? नुसंतारा एक इंडोनेशिया का नया कैपिटल है। तो अभी क्या है कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता नहीं रहा, है ना, पहले था, अभी है, जब तक नुसंतारा बन के तैयार नहीं हो जाता। ये नुसंतारा एक सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, इंडोनेशिया में। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडोनेशिया डूब रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में। इंडोनेशिया का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये पानी में और आगे आता जा रहा है। तो जकार्ता हो सकता है कि अगले 50-60 सालों में आधा डूब जाए। तो ये कहे कि भाई हम अपना कैपिटल चेंज करके नुसंतारा करेंगे। ठीक है।
देखो, हेडक्वार्टर ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी IAEA ये जेनेवा में है। ठीक है, IAEA का जो हेडक्वार्टर है ना, इंटरनेशनल ये आप कह सकते हो कि एनर्जी एजेंसी है ना, तो जेनेवा में है। ये जो भी न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ये IAEA की ही निगरानी में काम करते हैं। ठीक है, कि देखते हैं कि कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा स्पेंट फ्यूल से। एजेंडा 2063 इज एन एम्बिशियस प्लान ऑफ, ये किसका एम्बिशियस प्लान है? अफ्रीकन यूनियन का। ठीक है, अगर कोई पूछे कि एजेंडा 2063 ये किससे रिलेटेड है, तो अफ्रीकन यूनियन से। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय दिवस ये कब होता है? अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस ये 2003 से बनता चला आ रहा है। 9 जनवरी को होता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब ये बोला है 18 प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाए, कहाँ मनाया जाएगा? तो भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि 2026 वाला जो है ना, लेटेस्ट 2026 प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ मनाया गया था। तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो मान लो पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो पहले का हो सकता है ना। आपको अप्रोच सिखानी है ना, तो पहले का हो सकता है, लेकिन हम लोग को उससे लेके लेटेस्ट में भी क्या चल रहा है वो चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी अभी इस बार 2026 में जो हुआ ये आप कह सकते हो कि ये अभी इसको नहीं किया गया है। उसका रीज़न ये है कि ये बाइएनियल होता है। बाइएनियल मतलब 2 साल में एक बार मनाया जाता है, वंस इन 2 ईयर्स। तो अभी क्या 2025 में हो चुका है, तो अब कब होगा? 2027 में। ठीक है, अब ये देखो ब्रिक्स 2024, ब्रिक्स 2024 ये कजान में हुआ था। ठीक है, अभी कब? अभी 2026। और ब्रिक्स में आपको ये याद रखना है कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं, लेटेस्ट कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं, ये इसका भी ध्यान रखना है। तो अभी जो 2026 वाला ब्रिक्स है ये इंडिया में होगा। ठीक है, 2025 वाला जो ब्रिक्स था ये कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील में, आई गेस। हाँ, ब्राज़ील में। ठीक है, COP30 भी बेलम ब्राज़ील में ही हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बोला है कि आउट ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन विच इज़ नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, तो हमने देखा ना आईसीजे हेग में है, नीदरलैंड्स में। बाकी सबकी जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है, तीनों की। ठीक है, अब इंडिया एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल इन द ईयर 1992। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनॉग्रल समिट आपको मैंने बताया था 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में नाम बना था। ठीक है, विच ग्रुप इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्टेड बाय ईरान। तो ईरान किसको किसको सपोर्ट करता है? ईरान एक शिया कंट्री है। कौन सी कंट्री है? शिया कंट्री है। तो ये हमास को, हिजबुल्ला को और हूती रिबल्स को सपोर्ट करता है। हूती रिबल्स यमन में है, हमास इसराइल में है, हिजबुल्ला भी ईरान और ये यमन इसराइल वाले रीजन में ही है। ठीक है, और ये इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब ये काशगर को कनेक्ट करता है कौन? ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चाइना
के काशगर को कनेक्ट करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच के तहत यूरोपियन यूनियन 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। आज की डेट में 27 कंट्रीज़ हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इन 27 कंट्रीज़ में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। देखो 2026 यूपीएससी में पेपर में आया था, पूछा था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर 1984, हम लोग को सियाचिन ग्लेशियर को कब्ज़ा करना था चिन ग्लेशियर में, तो इंडिया ने क्या चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ऑपरेशन पराक्रम क्या था? मैंने बताया था 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक्स के बाद हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ था फोर्सेस का। ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पवन। ठीक है, ये दो हैं हमारे पास। ये क्या है? ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पवन। तो ऑपरेशन कैक्टस एक्चुअली मालदीव्स से रिलेटेड है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को कुछ रिबेल्स परेशान कर रहे थे, तो इंडियन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई थी। तो ये आई थिंक ऑपरेशन कैक्टस का है। ठीक है। और ऑपरेशन पवन हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन पवन ये 1987 का ऑपरेशन है। ठीक है। इसमें ये श्रीलंका में हुआ था। पीस स्थापित करने के लिए, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है। 1987 का दौर सिविल वॉर का दौर था श्रीलंका में। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये पीस कीपिंग डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी ऑपरेशन पवन के तहत। ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, ऑपरेशन कैक्टस, ये तो आपको मैंने बता दिया। और एक कैक्टस लिली भी है, कैक्टस लिली। अब ये कैक्टस लिली 1971 वॉर के टाइम था, एयरफोर्स का ऑपरेशन। ठीक है। तो दो अलग अलग है, आपको ध्यान रखना होगा। इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड की बात की है, तो ये एक आप कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये 1987 में हुआ था। निताकत सिस्टम, यहाँ पे निताकत सिस्टम, ये है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को सऊदी में निताकत बोलते हैं, रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल, उनके अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन। और इंडियन एंड तमिल श्रीलंका इज नोन एज हिल कंट्री। हिल कंट्री तमिल कहते हैं जो इंडियन तमिल्स जाके श्रीलंका में बस गए तमिलनाडु से इन श्रीलंका। ठीक है। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही मॉक टेस्ट डिस्कस करते रहेंगे और आपकी तैयारी मॉक्स के थ्रू और भी बेहतर बनाते रहेंगे। द नॉर्थ पोल देखने के लिए थैंक यू और जल्द ही मिलते हैं।